हेलो। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर भारत आइडिया पर। आज हम अपनी जर्नी को आगे बढ़ाएंगे रोल ऑफ सिविल सर्विस के साथ। लेक्चर नंबर 5। लेक्चर नंबर 4 में हमने मेजर्स देखे थे। हमने मेजर्स देखे थे कि हम कैसे सिविल सर्विस को इफेक्टिव कर सकते हैं, कैसे हम उसमें रिफॉर्म कर सकते हैं। तो हम आज की बात करने जा रहे हैं। आज का डेट है आपकी 12 जुलाई। मैं आप सभी से माफी चाहूंगा, इतने दूर दूर रहा। कुछ वजह थी, कुछ कारण थे, उसकी वजह से। लेकिन हम वापिस आ गए हैं इस फील्ड में, नॉलेज शेयरिंग के। हम आपको भी एम्पावर करेंगे, खुद भी एम्पावर होंगे। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। देखो, लास्ट क्लास में हमने बात की थी कि आज हम डिस्कस करेंगे लेटरल एंट्री, लेटरल एंट्री, सिविल सर्विस न्यूट्रलिटी, सिविल सर्विस न्यूट्रलिटी, न्यूट्रलिटी। और अगर टाइम परमिट करेगा तो हम मिड करियर परफॉर्मेंस अप्रेजल की भी बात करेंगे। परफॉर्मेंस अप्रेजल, ठीक है। हमें इन तीन टॉपिक पे चर्चा करनी है, ठीक है भैया। लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था? लास्ट क्लास में हमने 360 डिग्री फीडबैक, सिविल सर्विस बोर्ड, सिविल सर्विस बोर्ड, मतलब हमने बहुत सारे मेजर्स देख लिए थे, ठीक है ना। जैसे परफॉर्मेंस एम्फेसिस, परफॉर्मेंस एम्फेसाइज, परफॉर्मेंस एम्फेसाइज, डीपोलिटिसाइजेशन, डीपोलिटिसाइजेशन, ये सब तो हमने देखा। आज हम किसकी बात करेंगे? लेटरल एंट्री की, सिविल सर्विस न्यूट्रलिटी की। और टाइम बचेगा तो हम इस टॉपिक की, तो ये हम कवर करेंगे, ये हम कवर कर चुके, ठीक है भैया। चलो फिर, हम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस भी देख चुके हैं, तो आज हमें बात करनी है किसकी? लेटरल एंट्री की। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। क्या करते हैं भाई? शुरू करते हैं। एक सेकेंड। लेटरल एंट्री। अब देखो, लेटरल एंट्री का जो कंसेप्ट आपको लगता है, आप लोगों को लगता है ये न्यू। आप लोग सोचते हैं कि ये 2018 से आया है। कब से आया है भाई? 2018 से आया है, क्योंकि सुना हमने वही है कि लेटरल एंट्री का कॉन्सेप्ट आया। लेटरल एंट्री है क्या? देखो, लेटरल एंट्री कुछ नहीं है, बेसिकली बाईपास करना है। बाईपासिंग किसको? जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है, जो कि क्या करती है? अपॉइंट करती है, सॉरी अपॉइंट नहीं, सिलेक्ट करती है। एग्जाम होता है ना, तो सिलेक्ट कर रही है किसको? सिविल सर्वेंट्स, सिविल सर्वेंट्स को। अब ये कौन है? यानी कि आपका यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, एसपीएससी, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, उसको बाईपास करके सिलेक्ट करना सिविल सर्विस को, सिविल सर्वेंट्स को। किस लेवल पे? मिड मैनेजमेंट लेवल पे, मिड मैनेजमेंट, मिड मैनेजमेंट एंड टॉप लेवल्स पे, यानी कि सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, इन लेवल्स पर। किस पर? इन लेवल्स पर, ठीक है। डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट देना, डायरेक्ट अपॉइंट करना आउटसाइडर्स को, जो कि सिविल सर्वेंट्स नहीं है, उनकी डायरेक्ट अपॉइंटमेंट वो होती है लेटरल एंट्री। अब क्या लगता है आपको कि ये 2018 में कॉन्सेप्ट आया? हाँ। अगर बोलोगे तो फॉर्मली 2018 में आया है, इंस्टीट्यूशनलाइज वे में जिसको बोल सकते हो, इंस्टीट्यूशनलाइज वे। बट 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 है यहाँ पे बट। इन एक्चुअली ये 1950 से आता है, नेहरूवियन एरा से। नेहरूवियन एरा में इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट पूल आया था 1950s के अंदर। इंडस्ट्री के जो एक्सपर्ट्स होते हैं, जैसे अगर आप बात करो तो कम्युनिकेशन में, कम्युनिकेशन में, हेल्थ में, फिनेंस में, फिनेंस में, एडुकेशन में। तो जो इनके एक्सपर्ट्स हैं, जो इनके रिसर्च एसोसिएट्स हैं, जो इनके एक्सपर्ट्स हैं, जो इनकी नॉलेज रखते हैं, एक्सपर्टीज रखते हैं, उनकी डायरेक्ट अपॉइंटमेंट हुआ करती थी तब से ही। तो फॉर्मलाइजेशन कह लो 2018 में डीओपीटी के द्वारा है, एक एडवर्टीजमेंट के जरिए। बट ये पहले से होता है, ऐसा नहीं है कि ये कोई न्यू कॉन्सेप्ट है या भारत ने पहली बार यूज किया, नहीं। ये पहले से होता है कि हम अपने जो कैपेबल माइंड्स हैं, जो सिविल सर्विस के जरिए देश की सेवा नहीं कर रहे हैं, तो उनको भी हम इंडक्ट करते हैं ताकि हम बेटर पब्लिक पॉलिसी डिजाइन कर सकें। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बात करूँ तो आईजी पटेल। कौन? देखो, एग्जाम्पल्स की बात करते हैं यहाँ पे। किसकी? एग्जाम्पल्स की। आईजी पटेल 1954 के अंदर ये इकोनॉमिक एडवाइजर बने थे। इकोनॉमिक एडवाइजर। ये कोई आईएएस नहीं थे,
एआईएस नहीं थे, ये कोई सिविल सर्वेंट नहीं थे, और बाद में ये आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं। तो यानी कि ये आरबीआई के गवर्नर भी बने हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह जो हमारे पीएम रहे हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के बाद में प्रधानमंत्री रहे, लेकिन 1971 में इकोनॉमिक इकोनॉमिक एडवाइजर आए थे ये कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंदर, इकोनॉमिक एडवाइजर इन किसमें, कॉमर्स मिनिस्ट्री में। तो ये भी सिविल सर्वेंट नहीं थे, इनकी भी डायरेक्ट अपॉइंटमेंट है। वी कृष्णमूर्ति का नाम अगर सुना हो, वी कृष्णमूर्ति, कौन भाई, वी कृष्णमूर्ति। इन्होंने लीड किया है किसको, बेल को, सेल को, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, इनको इन्होंने लीड किया है। ये हैवी इंडस्ट्रीज के सेक्रेटरी भी रहे हैं, किसके, हैवी इंडस्ट्रीज के सेक्रेटरी भी ये रहे हैं। ठीक है भाई, वी कृष्णमूर्ति सर। बट ये भी सिविल सर्वेंट नहीं थे, ये भी क्या नहीं थे, सिविल सर्वेंट नहीं थे। एग्जाम्पल और ले लो तो, अगर और कोई प्रीमियर एग्जाम्पल लोगे, क्या बोलेंगे, 2002 में, ऐसा नहीं कि खाली कांग्रेस के टाइम पे, बट बीजेपी के टाइम पे पीवी शाही करके एक सर हुए, पावर मिनिस्टर, पावर सेक्रेटरी बने, मिनिस्टर कह रहा हूँ, पावर सेक्रेटरी 2002 में पीवी शाही। तो ऐसे कुछ एग्जाम्पल है। 19 ऐसा रिसर्च में कह लो या स्टडी में बताया जाता है कि जो 1980s से और 1990s का जो दौर रहा है, उसमें तो बहुत सारे इकोनॉमिस्ट्स को चुना गया है, बहुत सारे, सेवरल, जॉइंट सेक्रेटरी और एडिशनल सेक्रेटरी लेवल पे। मंतोष सोडी सर हुए हैं 1959 में, सेक्रेटरी बने थे हैवी इंडस्ट्रीज के। ठीक है, एक ये हो गए। अमिताभ कांत सर का नाम सुना होगा, ये सीईओ रहे हैं, ये भी एक लेटरल एंट्रेंट है, ये भी क्या है, लेटरल एंट्रेंट है। कौन, अमिताभ कांत सर। देखो भाई, अमिताभ कांत, ये भी क्या है, लेटरल एंट्रेंट है। ये भैया सीईओ रह चुके हैं किसके, नीति आयोग के, नीति आयोग के, जो कि क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का थिंक टैंक। यानी कि ये इसके सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रह चुके हैं। ठीक है भैया, इन ये तो जैसे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम है, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ये भी इनका है। एआई इन गवर्नेंस ये भी इनका है। बहुत सारे इनिशिएटिव यानी कि फ्रेश आइडियाज इन्होंने लाए हैं। तो इन्होंने एक चीज और बोली है, ये खुद तो लेटर लेंटर रहे हैं, इन्होंने एक चीज बोली है, वो मैं बताऊंगा आपको आगे कि इन्होंने बोला क्या है। इसी टॉपिक के आगे चर्चा करेंगे, तो वो आपको बताएंगे आगे। अच्छा देखो, लेटरल एंट्रेंट हो रहे हैं तो इसका कुछ फायदा होगा, कुछ नुकसान होगा, यानी कि कुछ लोग इसका फेवर करेंगे, कुछ लोग क्या करेंगे, कुछ लोग अपोज करेंगे। वो सारी बात ठीक है, लेकिन एलिजिबल कौन है, आ कौन सकता है लेटरल एंट्रेंट, क्या लग रहा है, अभी हमने इतनी चर्चा करी इसको देख के कि क्या लग रहा है कि कौन कौन एलिजिबल हो सकता है। देखो भाई, एलिजिबिलिटी की अगर मैं बात करूं, एलिजिबिलिटी, तो भैया एक इंडिविजुअल जिसको 25 साल का एक्सपीरियंस है, कितना, सॉरी 25 नहीं, मिनिमम 15 ईयर्स, मिनिमम 15 ईयर्स का जिसको एक्सपीरियंस है, किस चीज में भाई, किसी चीज में तो होगा, प्राइवेट सेक्टर में वो उसने वर्क किया हो, वो भी उस फील्ड के अंदर जिस फील्ड के लिए उसको एडिशनल सेक्रेटरी या जॉइंट सेक्रेटरी बनाया जाएगा। कहाँ कहाँ पे वो एक्सपीरियंस हो सकता है, प्राइवेट सेक्टर में हो, पीएसयूज के अंदर हो, इंजीनियर रहा हो, भैया इंजीनियर हो, एमएनसीज में काम किया हो, एमएनसीज में रहा हो, स्टैट्यूटरी किसी ऑर्गेनाइजेशन से लिंक रहा हो, उसका स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा रहा हो, और भी बहुत सारे हैं एटसेट्रा। तो ये है एलिजिबिलिटी। इंडिविजुअल्स अपॉइंट होंगे जिनका 15 साल की एक्सपर्टीज है उस फील्ड में, जिस फील्ड के लिए, जिस पोस्ट के लिए, अगर किसी को
एजुकेशन मिनिस्ट्री में सेक्रेटरी बना रहा है, तो उसने एजुकेशन के लिए कुछ काम किया हो, उस फील्ड से जुड़ा रहा हो, एनसीईआरटी में वर्क किया हो, सीबीएसई में वर्क किया हो, बोर्ड्स के अंदर वर्क किया हो, 15 साल की एक्सपर्टीज हो कि क्या क्या जरूरत है एजुकेशन में, रिसर्च हो उसके पास, ऐसा कुछ कंपेरेबल लेवल से उसने काम किया हो। अगर किसी को उसमें चाहिए डीओपीटी के अंदर मैनेजर लेवल पे चाहिए एडिशनल सेक्रेटरी जो मैनेज करता हो, तो मैनेजरियल उसने काम किए हो, एडमिनिस्ट्रेशन में कहीं रहा हो, मैनेजर, सीनियर मैनेजर, प्राइवेट में, पब्लिक में, वैसे ही। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, इसमें रिजर्वेशन भी नहीं है, खुश हो जाओ, नो रिजर्वेशन। क्यों नहीं है? देखो, जनरली 13 पॉइंट रोस्टर एक पॉलिसी है, वो मेथड यूज होता है टू गिव रिजर्वेशन। लेकिन इसमें क्या है, इसमें बोल दिया गया है कि जितनी भी वैकेंसी आएगी, एक वैकेंसी एक पोस्ट मानी जाएगी, एक वैकेंसी इक्विवेलेंट है वन पोस्ट के, वन पोस्ट के, ये याद रखना। तो इसीलिए रिजर्वेशन नहीं है, क्योंकि लेटरल एंट्री में अगर वैकेंसी आ रही है तो वो एक पोस्ट है प्रॉपर। उसमें ये नहीं है कि 2 सीट एससी की, 3 सीट एसटी की, 3 ओबीसी की, 4 किसी और की, ईडब्ल्यूएस की, नहीं। वो जिसके लिए निकली है उसके लिए एलिजिबिलिटी, आ जाओ, आ जाओ। हमें चाहिए एक्सपर्टीज, सोशल वेलफेयर हम कर रहे हैं यूपीएससी के जरिए, एसपीएससी के जरिए, यहाँ से हमें चाहिए बिल्कुल एक्सपर्टीज। ठीक है भैया, ये है लेटरल एंट्री। अब जरूरत क्यों पड़ी लेटरल एंट्री की? पहले, अब तो काफी वाइड हो गई है सिविल सर्विस के द्वारा अपॉइंटमेंट भी, एमबीएस आते हैं, इंजीनियर्स आते हैं, डॉक्टर्स आते हैं। पहले जनरली नहीं आते थे, इतने नहीं आते थे, आते भी थे तो पहले इकोनॉमिस्ट आते थे, जो पॉलिसी वाले होते थे वो आते थे, जिनकी पॉलिटिक्स में रिसर्च है, हिस्ट्री में रिसर्च है, वो आते थे, वो लोग ज्यादा आते थे। लेकिन अब ये थोड़ा स्कोप उनका भी बढ़ गया है, तो लेटरल एंट्री की जरूरत वहां पड़ती है कि अगर किसी को पावर मिनिस्ट्री का सेक्रेटरी बनाना है, टॉप लेवल पे एडिशनल सेक्रेटरी चाहिए, जॉइंट सेक्रेटरी चाहिए, वहां पे चाहिए, तो उसमें एक्सपर्टीज चाहिए पावर से रिलेटेड फील्ड की। ठीक है, जर्नलिस्ट होना चाहिए, लेकिन एक्सपर्ट चाहिए, तो एक्सपर्ट की जरूरत के लिए लेटरल एंट्री का फॉर्मूला है। इसीलिए आप देखो कि 1950 से डॉक्टर मनमोहन सिंह, सोडी सर, अभी हमने बात करी वी कृष्णमूर्ति सर, तो इन सब की जो अपॉइंटमेंट हुई, जो इन सब का सिलेक्शन हुआ, वो यही वजह थी कि हमें एक्सपर्टीज चाहिए। गवर्नमेंट को भी एक्सेल, अगर पब्लिक सर्विस डिलीवरी को एफिशिएंट बनाना है तो एक्सपर्टीज चाहिए होती है। इसी के लिए अभी हम सुनो का कर्मयोगी योजना, हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस भी कर रहे थे, कर्मयोगी योजना, तो वो इसी का इफेक्ट है। कर्मयोगी योजना क्यों लाया? ताकि हम उनकी जो एग्जिस्टिंग सिविल सर्वेंट्स हैं उनकी हम कैपेबिलिटी को एनहेंस कर सके, कैपेसिटीज को एनहेंस कर सके, इसीलिए तो वो लाया गया। चलो, ठीक है भैया, ये चीज देख ली। अच्छा, ओरिजिन की अगर मैं बात करूं, फॉर्मल ठीक है, उससे पहले इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट स्कूल था, इनडायरेक्ट होती थी, लेकिन अगर रिकमेंड किसी ने किया है पहले, तो भैया सेकंड एआरसी की रिपोर्ट में इसको रिकमेंड किया गया। फिर हमारा 2017 में नीति आयोग ने किया, 2017 में नीति आयोग ने भी किया कि पर्सोनल का इंडक्शन होना चाहिए मिड मैनेजमेंट और टॉप मैनेजमेंट लेवल्स पे सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर, ये नीति आयोग ने बोला। ठीक है, चलो फिर अब देख लेते हैं कुछ। पर्पज एक ही है कि डोमेन एक्सपर्टीज हमें चाहिए, डोमेन के हमें एक्सपर्ट्स चाहिए। कौन चाहिए? डोमेन के एक्सपर्ट्स। ठीक है भैया, चलो देखो, जो अब तक हमने चर्चा की वो क्या है? देखो, वो चर्चा है ये लेटरल एंट्री, लॉन्च 2018, एंडोर्स बाय सेकंड एआरसी, 2017 नीति आयोग ने रिकमेंड किया कि इंडक्शन करो मिडल और सीनियर मैनेजमेंट लेवल पे इन सेंट्रल गवर्नमेंट। कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट होता है जनरली 3 साल का। ठीक है, 3 साल का कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट होता है, लेकिन परफॉर्मेंस बेस है कि एक्सटेंडेबल हो जाता है 5 साल। अच्छा, इसको कौन असेस कर रहा है? इसको असेस करती है गवर्नमेंट, गवर्नमेंट, इसमें लेजिस्लेचर का कोई हाथ नहीं है, ये गवर्नमेंट बेस होता है। ठीक है। अच्छा, एलिजिबिलिटी क्या है? एकेडमिक क्वालिफिकेशन हो, भाई अगर किसी को पावर सेक्रेटरी बनाना है तो उसकी कोई डिग्री तो होगी, उसने कुछ तो उसमें किया होगा, उसको कोई प्रूफ होगा, एकेडमिक होगी, एमएससी की होगी, मास्टर्स की होगी, रिसर्च की होगी, वो चीज। अच्छा, 15 साल का एक्सपीरियंस प्राइवेट सेक्टर में, कंसल्टेंसी फर्म, एमएनसी, सेंट्रल पीएसयू, ऑटोनोमस रिसर्च बॉडी, स्टैट्यूटरी और एक्सेट्रा। ठीक है, रिजर्वेशन क्यों नहीं है उसका रीजन यहाँ पे देखो। ग्रुप कोटा
कैलकुलेट होता था उसमें एज पर 100%, तब जाके उनका वो निकलता है कि इतनी सीट एससी की, इतनी एसटी की, इतनी ओबीसी की, इतनी डब्ल्यूएस की। लेकिन यहाँ पे बोल दिया कि जो लेटरल एंट्री की हर एक पोजीशन है वो क्या मानी जाएगी, सिंगल पोस्ट कैडर है। वो क्या है, सिंगल पोस्ट कैडर। तो यानी कि अपॉइंटमेंट विदाउट फॉलोइंग रिजर्वेशन हो सकता है। ठीक है ना, मंडल कमीशन और इन सब की मानने की जरूरत नहीं है, काका कालेलकर कमेटी की डायरेक्ट हो। हमें एक्सपर्टीज चाहिए, सोशलिज्म नहीं। सोशलिज्म ठीक है अपनी जगह है, वेलफेयर अपनी जगह है, लेकिन हमें यहाँ पे एक्सपर्टीज चाहिए। कोई भी हो फिर, वो चाहे एससी से आए चाहे एसटी से आए, जो कैपेबल होगा वो अपॉइंट हो जाए। देखो फेवर में कि भैया लेटरल एंट्री होनी चाहिए या नहीं, तो ये फेवर का काम है, ये अगेंस्ट। ठीक है, देखो अगर फेवर की मैं बात करूं, ठीक है, अगर मैं फेवर की बात करता हूँ, तो देखो भैया, हमें टेक के अंदर, फाइनेंस के अंदर, हेल्थ के अंदर, साइबर सिक्योरिटी, एजुकेशन और वगैरह अदर, उनमें हमें स्पेशलाइज एक्सपर्टीज चाहिए। क्यों चाहिए, ताकि हम जो नॉलेज गैप है ब्यूरोक्रेसी का, वो उसको फिलअप कर सके। अच्छा, पर्सोनल शॉर्टेज भी होती है हमारे पास। क्या होती है हमारे पास, पर्सोनल शॉर्टेज। तो हमें वो भी फिलअप करनी है, तो एक एक मोटिव ये भी है हमारा। अच्छा, अभी तो क्या है, प्रोसेस ओरिएंटेड कल्चर है, तो रिजल्ट ओरिएंटेड कल्चर भी आ जाएगा, एफिशिएंसी इंप्रूव होगी, क्योंकि वो एक्सपर्ट है, उसको अपने उसमें काम में वो पसंद नहीं है कि प्रोसेस ही ठीक हो, नहीं उसको रिजल्ट भी चाहिए। ठीक है, अच्छा, इनोवेटिव सॉल्यूशन, अभी तो क्या है, जनरल पर्सपेक्टिव से हम सोच रहे थे। अभी तो हम क्या है कि जनरल पर्सपेक्टिव से सोच रहे थे। जैसे घर में शादी होनी है, वेन्यू डिसाइड हो गया, कर लिया। वेन्यू डिसाइड होना है तो किसकी सलाह लोगे, पहला बजट देखोगे, दूसरा सलाह किसकी लोगे, जिसको उस एरिया की नॉलेज होगी, जिसको स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पता है, जिसको गेस्ट का पता है कि हाँ भाई ऐसे ऐसे गेस्ट है मेरे, वो सब चीजें। तो इनोवेटिव सॉल्यूशन वहां से आएगा, वरना जनरल तो क्या है, कोई लोकल होगा उसको जाके बुक कर लो। या खाना डिसाइड होना किसी मैरिज में, तो वो भी तो उस हिसाब से होगा ना कि प्रॉब्लम कैसी है। भाई, रेलवे की लाइन बिछानी है, सपोज करो मैं शामली रहता हूँ, शामली से मेरठ जोड़ना है वाया रेल, रेल कनेक्टिविटी चाहिए। तो जर्नलिस्ट है, ठीक है, वो लैंड एक्विजिशन वगैरह सब कुछ ग्राउंड लेवल पे डीएम एसपी जो है एक प्रोसीजर है उसको फॉलो होगा, उसके तहत वो हो जाएगी। लेकिन उसका डिजाइन, उसमें प्रॉपर लैंड एक्विजिशन होगी, लेकिन वो लैंड कौन सी है, उसका एलोकेशन वो तो एक इंजीनियर ही डिसाइड करेगा ना, कि हाँ भाई यहाँ से जा सकती है ये लैंड, ठीक रहेगी कि यहाँ से आप लाइन बिछा लो। ऐसा तो है नहीं कि कहीं से भी जमीन ली और लाइन बिछा दी, नहीं हो सकता, संभव ही नहीं है। इससे क्या होगा भाई, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप फोस्टर हो जाएगी, कॉम्पिटेटिव ब्यूरोक्रेसी। अच्छा, जो एग्जिस्टिंग ब्यूरोक्रेसी है वो जर्नलिस्ट है, एक्सपर्ट आएंगे, तो जर्नलिस्ट भी अपना क्या करेंगे, वैल्यू एडिशन करेंगे, स्किल अपग्रेडेशन करेंगे। अच्छा, वैल्यू एडिशन क्या हो गया भाई, फ्रेश और डाइवर्स पर्सपेक्टिव आ गया। एग्जांपल्स देखो, नंदन नीलेकेनी यूआईडीए के आधार से रिलेटेड है, ये सक्सेसफुल एग्जांपल है। बाला सुब्रमण्यम कृष्णमूर्ति हैं एक। अमिताभ कांत है जो सीईओ रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थिंक टैंक, यानी कि नीति आयोग के अंदर। और सबसे बड़ा एग्जाम्पल डॉक्टर मनमोहन सिंह, एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ अवर कंट्री। उनसे बेस्ट है, नहीं मिलेगा, ढूंढ लेना अगर ओवरऑल देखना है। अच्छा, अगेंस्ट में क्या है भाई, देखो प्राइवेट सेक्टर से किसी को आपने सिविल सर्वेंट बनाया, यानी कि आपने उसको जॉइंट सेक्रेटरी लेवल पे कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे उसको अपॉइंट कर दिया, तो ऐसा हो सकता है कि वो बायस रहे अपने डिसीजंस में, वो प्रायोरिटाइज, जो उसके प्राइवेट लिंक है उनको प्रायोरिटाइज करे, उनके बेनिफिट्स को, या इंटरेस्ट ग्रुप के, या अपना बेनिफिट ऊपर रखे ओवर क्या, जनरल पब्लिक इंटरेस्ट। ठीक है, अच्छा, एक हमने बाईपास कर दी, किसको भाई, हमने बाईपास कर दी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को, तो ये भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना जाता है। या हमने मेरिटोक्रेटिक, जो भाई इतना टेस्ट देके पास होके आता है, हम उसको भी तो अंडरमाइन कर रहे हैं, मेरिटोक्रेटिक सिस्टम को। अच्छा, अब क्लियर गाइडेंस तो है नहीं, क्लियर गाइडलाइंस तो है नहीं कि कैसे कैसे सिलेक्ट होता है। एडवर्टीजमेंट आया अभी, यूपीएससी ने निकाली थी कुछ लिटरल एंट्री की पोस्ट 2024 में, जब निकाली थी तो वो तो वापस ले ली गई क्रिटिसिज्म के चलते। तो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी होता है, किसी को पता थोड़ा है, ट्रांसपेरेंट तो नहीं है कि कैसे अपॉइंटमेंट होगी। एलिजिबिलिटी लिखी है कि एकेडमिक क्वालिफिकेशन हो, 15 साल का एक्सपीरियंस हो। ठीक है, तो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस हो सकता है अपॉइंटमेंट्स में। बाईपासिंग ऑफ यूपीएससी अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अच्छा, शॉर्ट टेन्योर है उनका, 3 साल 5 साल, तो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी नहीं बना पाएंगे, वो इंटर करेंगे तो कंट्रीब्यूशन में दिक्कत आएगी उनके। मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन, मीनिंगफुल आएगा यहाँ पे, क्या आएगा, मीनिंगफुल। ठीक है,
अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट भी एक्सटेंड होगा तो ओपिनियन ऑफ गवर्नमेंट ही लगेगा सोलली, और किसी का नहीं चलेगा उसमें। पार्लियामेंट का कोई हाथ नहीं है, जुडिशरी का कोई हाथ नहीं है, किसी डिपार्टमेंट का कोई हाथ नहीं है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही सोचेगी। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बोल लो, कैबिनेट बोल लो, उसी का चलना है। रिजर्वेशन है नहीं तो सोशल वेलफेयर स्टेट कैरेक्टर लूज होगा। न्यूट्रलिटी और इम्पार्शियलिटी कॉम्प्रोमाइज हो सकती है, ये हमने यहाँ पे बात ही कर ली कि अगर वो अपने बेनिफिट्स को प्रायोरिटाइज कर सकता है, मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है भैया, ये किसकी बात हो गई? ये बात हुई आपकी लेटरल एंट्री में। ठीक है, क्या जाना एक बार फिर? लेटरल एंट्री 2018 में आई, सेकंड एआरसी ने क्या किया, उसको एंडोर्स किया। नीति आयोग ने 2017 में रिकमेंड किया था कि मिडिल लेवल और सीनियर लेवल पे, टॉप लेवल मैनेजमेंट पे सेंट्रल गवर्नमेंट में इंडक्शन चाहिए, एक्सपर्टीज चाहिए। कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट हम करेंगे 3 साल के लिए, वो एक्सटेंडेबल है 5 साल बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, एलिजिबिलिटी एकेडमिक क्वालिफिकेशन 15 साल का एक्सपीरियंस, इसमें रिजर्वेशन होता नहीं है। फेवर देखो, अगेंस्ट देखो, क्या जरूरत है? हाँ भाई, अगर कोई पूछे लेटरल एंट्री चाहिए, लेटरल लेटरल एंट्री, यस और नो, यस और नो, कोई फिक्स आंसर नहीं देना है। यस भी नहीं बोलेंगे, नो भी नहीं बोलेंगे। यस अगर दोगे तो बोलना कि ये टू वे स्ट्रीट है, फिर ये टू वे स्ट्रीट होना चाहिए। क्या मतलब? जो हमारे सिविल सर्वेंट्स हैं, जो हमारे सिविल सर्वेंट्स हैं, क्या है भाई? सिविल सर्वेंट्स हैं, उनको भी क्या करो, अलाउ करो, या उनको भेजो कि वर्क इन प्राइवेट सेक्टर, टू वर्क इन प्राइवेट सेक्टर, या इंटरनेशनल एजेंसीज उनको भी एक्सपोजर दो, ताकि वो भी अपनी कैपेबिलिटीज को एनहेंस करें। या सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस में, किसमें भाई? सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस में। ठीक है, तो अगर ये टू वे स्ट्रीट है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर तुम इंडक्ट कर रहे हो तो फिर वो दिक्कतें आती हैं, वो चैलेंजेस हमने देखे हैं, वो क्रिटिसिज्म होगा। क्रिटिसिज्म होगा तो अपॉइंटमेंट कर ही नहीं पाओगे, अपॉइंटमेंट कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि ज्यादातर तो आपका विड्रॉ कर लेते हैं। 2024 में आई थी, वो विड्रॉ हो गई अराउंड, शायद 28-29 के आसपास कुछ पोस्ट आई थी, वो विड्रॉ हो गई थी। नो बोलना मत, क्योंकि वो गलत हो जाता है। एक्सपर्ट की जरूरत तो पड़ती ही है। ये बेसिकली क्या कर रहा है? एक्सपर्ट्स का इंडक्शन हो रहा है, एक्सपर्ट्स इंडक्शन है ये, वो भी डायरेक्ट, डायरेक्ट। ठीक है भैया, डायरेक्ट एक्सपर्ट इंडक्शन है, कोई टेस्ट नहीं होगा आपका। होगा भी तो वो गवर्नमेंट पे या मिनिस्ट्रीज पे या डिपार्टमेंट में डिपेंड करेगा, वो आपका इंटरव्यू लेना चाहिए या टेस्ट लेना चाहिए, जैसे प्राइवेट में होता है। ठीक है, अब देखो भाई, बात किसकी करनी है? ये हुई लेटरल एंट्री की। अब हम बात करेंगे किसकी? सिविल सर्विस न्यूट्रलिटी। ये एक मेजर भी है, और ये होना भी चाहिए, इथिकली और मोरली ये करेक्ट, इथिकली मोरली ये करेक्ट भी है। ठीक है भैया, ये होना चाहिए। ये क्या चाहिए? ये होना ही होना चाहिए। अब सिविल सर्विस न्यूट्रलिटी है क्या? अपॉइंट कौन करता है? डीओपीटी, गवर्नमेंट, प्रेसिडेंट, एग्जीक्यूटिव, ये तो अपॉइंट करते हैं सिविल सर्वेंट को। अब पॉलिटिकल बॉसेस के अंडर काम करते हैं हम, हमारे पॉलिटिकल बॉसेस होते ही हैं, सीएम हो गए, पीएम हो गए, ये सब पॉलिटिकल बॉसेस ही हैं। ठीक है भैया, होम मिनिस्ट्री, बेसिकली ये हमारे क्या है? पॉलिटिकल बॉसेस हैं। तो ये एक आइडिया है कि जो ब्यूरोक्रेट है, जो ब्यूरोक्रेट है, जो एआईएस है, या जो पीसीएस का अधिकारी है, कोई भी ब्यूरोक्रेट है, वो पॉलिटिकली, पॉलिटिकली अनबायस हो, अनबायस उसको होना चाहिए, इम्पार्शियल उसको होना चाहिए, इम्पार्शियल उसको होना चाहिए। देखो, मैं हिंदू हूँ, आयुष बिंदल, मैं हिंदू हूँ, मैं बनिया हूँ, मैं वो अपने घर पे हूँ, मैं अपने देश के अंदर भी हिंदू, लेकिन जब मैं किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म में हूँ तो मैं इंडियन हूँ, मैं एक भारत का नागरिक हूँ, मैं इंडियन सिटीजन। सभी धर्म की इज्जत करना मेरा काम है। सही को सही, गलत को कहना वो भी मेरा काम। मैं अपने घर में चाहे कुछ भी करता हूँ, बट वो मैं अपने घर में करता हूँ, मैं अपने रिलीजियस प्लेसेस पे जाके करता हूँ, और कहीं नहीं। किसी से मिलूंगा तो उसके व्यवहार से या अपने व्यवहार से मिलूंगा, वो बात ठीक है, लेकिन मैं किसी के खिलाफ बायस नहीं हूँ, मैं कहीं पार्शियल नहीं हूँ, तो इम्पार्शियल होना चाहिए। तो पॉलिटिकली
अनबायस और इम्पार्शियल होना चाहिए। देखो ब्यूरोक्रेट्स इंसान है, आइडियोलॉजी होगी, कोई बीजेपी को पसंद करेगा, कोई कांग्रेस को करेगा, कोई आम आदमी पार्टी को करेगा, कोई इसको समाजवादी पार्टी को करेगा, कोई किसी को करेगा। लेकिन वो पर्सनल बिलीफ है कि भाई मुझे तो ये पार्टी अच्छी लगती है। जब आप ब्यूरोक्रेट हो, जब आप ऑफिस में हो, आप ऑफिस ड्यूटी कर रहे हो, तो आपके लिए सब बराबर है। कोई बीजेपी नहीं, कोई कांग्रेस नहीं, सब इक्वल है। ठीक है। तो यानी कि क्या, भैया ड्यूटीज करो विदाउट एनी प्रिजुडिस, विदाउट एनी प्रिजुडिस टू एनी बाई आइडियोलॉजी, एनी आइडियोलॉजी, इंडिविजुअल, इंडिविजुअल और पॉलिटिकल एंटिटी। उसके खिलाफ कोई पहले से रूपरेखा मत बनाओ, पहले से विचार मत बनाओ। मिलो, समझो, गलत देखो क्या है, सही देखो क्या है, उस हिसाब से डिसीजन लेना है। आपसे देश चलता है, ब्यूरोक्रेट्स हो आप, आपकी ड्यूटी है कि आप अगर किसी आइडियोलॉजी को फॉलो करते हो या किसी के खिलाफ हो, तो आप अपने घर पे हो। जब आप ऑफिशियल ड्यूटीज में हो, तो आपके लिए सब बराबर है, आपको सभी का सम्मान करना है। ठीक है। ठीक है। इसमें ये देखो 4 एस्पेक्ट्स पे टिकी हुई है, ये इसके की एस्पेक्ट्स हम बोलते हैं। क्या है भैया? रूल ऑफ लॉ से इधर सबसे ऊपर आता ही है, रूल ऑफ लॉ। ठीक है। पॉलिटिकली इम्पार्शियल रहोगे, रहना भी चाहिए पॉलिटिकली इम्पार्शियल, ये तो सबसे पहले ही बोला है मैंने। पॉलिटिकल इम्पार्शियल, ऑब्जेक्टिव डिसीजंस लो, ऑब्जेक्टिव डिसीजंस लो, ब्रॉडर इमेज को देखो, ब्रॉडर इमेज को पहचानो, ऑन बेसिस ऑफ लॉ, फैक्ट्स, मेरिट, इन सबको देखो। और भैया एथिकल गवर्नेंस, क्या भाई? एथिकल गवर्नेंस, यानी कि होल्ड करो किसको भाई? इंटीग्रिटी को होल्ड करो, ट्रांसपेरेंसी को होल्ड करो, ऑनेस्टी को होल्ड करो। अब न्यूट्रलिटी जो है ये भैया अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हो, तो अंडर आर्टिकल 311 में आपको इंसिडेंट मिल जाएगी, 311 के अंदर। लेकिन अब करप्शन बढ़ रहा है, पॉलिटिकल नेक्सस भी है, सुनने को मिलता है भी कहीं करप्ट पकड़े गए, कहीं ऑफिसर पकड़े जाते हैं, रेड टेपिज्म भी है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिलेज भी होते हैं, मेरिटोक्रेसी का इरोजन भी हो रहा है। तो क्या ऐसे में सिविल सर्विस न्यूट्रल है? तो आप बोलोगे नहीं, कुछ है कुछ नहीं है, बट ये अभी आज के तारीख में ये कॉन्सेप्ट अपने आप को सही साबित नहीं कर पा रहा है, इथिकली और मोरल। अभी पूजा खेड़कर का एक केस हुआ, आप सिविल सर्वेंट बनने जा रहे हो, आप फ्रॉड से बनने जा रहे हो, तो गलत है। रिजर्वेशन की पॉलिसीज में आप लूपहोल्स ढूंढते हो, वहां से फायदा उठाते हो, आप सिविल सर्वेंट बन जाते हो, बाद में आप पकड़े जाते हो। पहले दिन अपॉइंट होते हो, इंस्पेक्टर बनते हो, सब इंस्पेक्टर बनते हो। अभी एक सब इंस्पेक्टर थी, उसके घर से कुछ 100 करोड़ रुपया मिला है। बताओ, इंस्पेक्टर के घर से, इंस्पेक्टर के घर से, बताओ कितना करप्शन। कहाँ जाओगे इस पैसे को लेकर? देश सुधारना है, अपनी जेब सुधार रहे हो, देश सुधारो। ठीक है। ये है सिविल सर्विस न्यूट्रलिटी। तो इसके लिए कुछ मेजर्स होंगे, इंपॉर्टेंस इसकी होगी। इंपॉर्टेंस क्या है भाई? सिविल सर्विस को न्यूट्रल क्यों होना चाहिए? क्यों? हमने बात तो कर ली भाई, होना चाहिए। ये होता है क्यों होना चाहिए, वाई। देखो अगर मैं वाई की बात करूं, ब्यूरोक्रेट्स क्या है भैया? जो आपके ब्यूरोक्रेट्स हैं वो भी एग्जीक्यूटिव हैं, बट कौन से? परमानेंट। जब ये परमानेंट है, देखो जो पॉलिटिकल लीडर्स है वो तो 5 साल में इलेक्शन होता है, दोबारा आते हैं। हट भी जाएंगे कुछ तो, कुछ आएंगे कुछ नहीं आएंगे, ठीक है, तो वो तो हर 5 साल में रिवाइज होता है। लेकिन ब्यूरोक्रेट आता है, परमानेंट आता है, जाएगा रिटायरमेंट की वजह से जाएगा, या खुद ले लेगा रिटायरमेंट, उससे ही जाएगा, सस्पेंड हो जाएगा ज्यादा ज्यादा, बट ब्यूरोक्रेसी कंटिन्यूस चलती है। ठीक है। तो ये परमानेंट है। जब ये परमानेंट है, तो भैया एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेबिलिटी देगी, पॉलिसी का कंटिन्यूएशन भी देगी, पॉलिसी का कंटिन्यूएशन ये भी तो जरूरी है। अगर पॉलिसी सही से चलानी है, देश सही से चलानी है, प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन चाहिए। दूसरा, डेमोक्रेटिक एंड पार्टिसिपेटिव गवर्नेंस होनी चाहिए। अगर वो न्यूट्रल है, तो वो डेमोक्रेटिक भी होगा, क्योंकि उससे सब मिल सकते हैं, वो सबकी बात सुन सकता है। ठीक है। तो जो प्रियम्बल्स में आइडल हैं, सोशल जस्टिस के, इक्वालिटी के, वो सभी क्या है, वो ऑन ग्राउंड आ जाएंगे, वो सिर्फ कागजों पे नहीं रह जाएंगे, वो ऑन ग्राउंड इम्प्लीमेंटेशन उसकी दिखेगी। ठीक है भैया। अगर किसी जिले का डीएम अप्रोचेबल है, तो यानी कि वो डेमोक्रेटिक और पार्टिसिपेटिव गवर्नेंस को बढ़ावा दे रहा। ठीक है भैया। जब ये काम करेगा, तो पब्लिक का ट्रस्ट बनेगा, पब्लिक का ट्रस्ट बनेगा, क्रेडिबिलिटी आएगी,
गवर्नमेंट के एक्शंस में क्रेडिबिलिटी आएगी। किसमें भाई? गवर्नमेंट के एक्शंस में। क्योंकि डीएमएसपी क्या है? ब्यूरोक्रेटिक रिप्रेजेंटेशन, ये एक तरीके से फर्स्ट सिटीजन बोला जाता है डीएम को डिस्ट्रिक्ट के अंदर। अच्छा, पॉलिटिकल पैट्रोनेज रुकेगी, करप्शन भी कंट्रोल होगा अगर वो एथिकली मोरली करेक्ट है तो। अगर वो एथिकली मोरली करेक्ट है तो ही होगा ये। अच्छा, नेशनल इंटरेस्ट को वो प्रमोट करेगा, सबसे ऊपर टॉप पे रखेगा। अच्छा, लेकिन क्या होता है कभी कभी, आगे हम इसमें देखेंगे, सिविल केस स्टेट देखेंगे, जो न्यूट्रल होते हैं ना उनको पनिशमेंट भी दी जाती है, रिवॉर्ड मिलना चाहिए उनको, जिनको मिलती पनिशमेंट, पनिशमेंट पोस्टिंग उनकी हो जाती है, ट्रांसफर उनको कर दिया जाता है, सस्पेंड कर दिया जाता है, डेथ थ्रेट मिलते हैं। ऐसा भी होता है। होना क्या चाहिए? रिवार्ड मिलना चाहिए। तो न्यूट्रल रहोगे, देश का भला होगा, नाम होगा। रिस्क है, बट रहना चाहिए आप लोगों को न्यूट्रल, क्योंकि आप लोगों के हाथ में देश की कमान है। ठीक है, इतनी बात हो गई। तो चलो आगे देखते हैं। देखो, प्रॉपर लाया हूं मैं आपके लिए, बिल्कुल, इसीलिए टाइम भी लगा मुझे और कुछ वजह भी थी। पूरे नोट्स आपको यहीं मिल जाएंगे। ये क्या है भाई? सिविल सर्विस न्यूट्रलिटी। क्या लिखा है इसमें? पॉलिटिकली इम्पार्शियल ब्यूरोक्रेसी। क्या लिखा है भाई? पॉलिटिकली, एक सेकेंड, politically impartial bureaucracy execute their duties without any due favor on any ideology, individual, political entity or on personal beliefs। एफर्म हो जाती है किससे? आर्टिकल 311 कॉन्स्टिट्यूशन, पार्ट नंबर 14 के अंदर। या की एस्पेक्ट्स क्या है? पॉलिटिकली इम्पार्शियल हो, डिसीजन में ऑब्जेक्टिविटी हो, लो फैक्ट मेरिट बेस, रूल ऑफ लॉ टू अडेयर करता हो, एथिकल गवर्नमेंट्स गवर्नेंस अपहोल्ड क्या कर रहा हो? इंटीग्रिटी, ट्रांसपेरेंसी, ऑनेस्टी। ये इसी की बात की हमने। अच्छा, इंपॉर्टेंस क्या है? देखो यहाँ पे 10 पॉइंट लाया हूँ, बिल्कुल एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से लिख सकते हो कहीं भी। इंश्योर करे इफेक्टिवनेस ऑफ गाइडिंग प्रिंसिपल इंसाइडेंट प्रिंसिपल्स, जैसे जस्टिस, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक। कब हो गया? जब आपके यहाँ का फर्स्ट सिटीजन अप्रोचेबल होगा, आप गवर्नमेंट से जाके मिल सकते हो, आप तहसील में जाकर काम करवा सकते हो अपना। डीएम अप्रोचेबल है, एसडीएम, एडीएम ये अप्रोचेबल है, ब्यूरोक्रेट्स आपके अप्रोचेबल। तो आप उनको अपनी समस्याएं तभी बताओगे ना जब वो अप्रोचेबल होगा, मिडल मैन नहीं होगा बीच में। ये परमानेंट एग्जीक्यूटिव है, तो यानी कि पॉलिसी कंटिन्यूटी और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेबिलिटी अगर चाहिए तो उनको उसकी न्यूट्रलिटी चाहिए ही चाहिए। ठीक है, प्रायोरिटाइज कर लेंगे नेशनल इंटरेस्ट को। अच्छा, इफेक्टिव विसल ब्लोइंग होगी ऑन पॉलिटिकल एब्यूज बाय इलेक्टेड ऑफिशियल्स। ठीक है भैया, पब्लिक ट्रस्ट आएगा गवर्नेंस के अंदर, गवर्नमेंट के अंदर क्रेडिबिलिटी आएगी गवर्नमेंट एक्शन के अंदर। लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट गोल्स, जब वो न्यूट्रल हैं तो फेयर एंड इक्विटेबल एलोकेशन भी करेंगे, यूज ऑफ पब्लिक रिसोर्सेज, इफेक्टिव पब्लिक सर्विस डिलीवरी भी हो जाएगी। और भैया, जरूरत इसलिए है क्योंकि हमारे यहाँ का सुप्रीम लॉ है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उससे अधेयर रहिए, उसको वायलेट मत कीजिए, मिसबिहेवियर मत दिखाइए, इंसॉल्वेंट मत बनिए, सॉल्वेंट बनिए। ठीक है। और इंसॉल्वेंट हो तो भैया आओ मत, या रिजाइन कर दो पहले ही। ये क्या बात हुई? सिविल सर्विस न्यूट्रलिटी की बात हुई। अब हम कैसे इसको इंश्योर करेंगे? ये बेस क्या है? ये बेस देखो, सिविल सर्विस बोर्ड हमने चर्चा करी थी कि आपके पास है, बन चुका है, लेकिन वो एक पपेट है। उसको एक्चुअलाइज कीजिए कि वो टेन्योर फिक्स करे, वो ट्रांसपेरेंट ट्रांसफर्स करे। एक आपके पास क्या हो कि टेन्योर सिक्योरिटी हो मिनिमम, कि भैया 2 साल से पहले ट्रांसफर नहीं होगा, 2 साल 3 साल तो आपको डीएम रहना ही है, आप वहां पे रहोगे जब तक आप कोई इशू खड़ा नहीं करते हो, तब तक आपका ट्रांसफर नहीं होगा। मतलब ट्रांसफर होगा तो ट्रांसपेरेंट होगा, कुछ ना कुछ वजह होगी। उनको एथिकल ट्रेनिंग दो, जो ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं, एंट्री लेवल पे भी दो, मिड करियर लेवल पे भी दो, उससे ताकि वो इंटीग्रिटी, इंपार्शियलिटी और पब्लिक सर्विस डेडिकेशन पे काम कर सके। ठीक है भैया। सेकंड एआरसी ने बोला था कि पब्लिक सर्विस कोड बनाओ कॉम्प्रिहेंसिव, जो इम्पार्शियलिटी, एथिकल स्टैंडर्ड और अकाउंटेबिलिटी को रिफ्लेक्ट करता हो। आज तक नहीं बना, सिविल सर्विस बोर्ड बनेगा। देखो क्या होता है, न्यूट्रल ना होने की एक वजह और होती है कि काफी सिविल सर्वेंट्स बाद में पॉलिटिशियंस बन जाते हैं। कुछ अच्छे भी होते हैं, कुछ बनते उसी वजह से हैं कि उन्होंने फेवर किया होता है। ठीक है, तो ये बोलते हैं कि भैया एक कूलिंग ऑफ पीरियड रखो, कम से कम 4-5 साल का रखो, ये मैंने अपनी तरफ से बोल दिया। पोस्ट रिटायरमेंट एंगेजमेंट के लिए किसी भी जगह, पॉलिटिकल पार्टीज हो चाहे प्राइवेट सेक्टर हो चाहे पॉलिटिकल ऑफिस को होल्ड कर, उसमें गैप होना चाहिए, 4 से 5 साल का रखो, ताकि एक जेन्युइन
काम हो, उनको एक वो ना हो कि हाँ भाई बेनिफिट मेरे को तो मिलेगा ही। विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट आया था 2014 में, भैया इसको स्ट्रेंथन करो, जरूरी है। विसल ब्लोअर वो खबरी होते हैं जो कहीं का करप्शन रिपोर्ट करते हैं सीक्रेटली, ये मान लो। चाहे वो सीबीआई को करें, चाहे वो सीवीसी को करें, चाहे वो विजिलेंस को करें, चाहे लोकपाल को करें, चाहे डीएम को करें, ये होता है विसल ब्लोअर। इनकी भैया प्रोटेक्शन रखो, या जो करप्शन एक्सपोज कर रहे हैं वो होते हैं विसल ब्लोअर, चाहे वो एनजीओ से हैं, चाहे वो सिविल सोसाइटी से, चाहे वो कॉमन मैन ही क्यों ना हो। अच्छा, दूसरा, रेस्पॉन्सिवनेस बढ़ाओ, सिटीजन फीडबैक से इंडिपेंडेंट परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग करो। मिड करियर परफॉर्मेंस अप्रेजल बोल लो, 360 डिग्री फीडबैक बोल लो, जो हमने इनिशिएटिव्स की बात करी, उनकी कैपेबिलिटी बढ़ाओ, आईजीओटी कर्मयोगी योजना। अच्छा, डिजिटली एनेबल्ड करो, ई ऑफिस जैसे एक है, ई ऑफिस करके है, ई ड्राइव करके है, ये सभी चीजें, ठीक है। परिचय है एक पोर्टल, ये, तो इन सबको इम्प्लीमेंट करो अच्छे से, तभी तो आओगे मेजर्स पे। ठीक है। अच्छा देखो, केस स्टडी की अगर मैं बात कर लूं, केस स्टडी बेसिकली ये मान के चलो कि हम तो यहाँ पे ये चर्चा करते हैं कि जिन्होंने वर्क किया लेकिन उनको रिवॉर्ड की जगह पनिशमेंट मान लो मिली। अब वो पनिशमेंट कैसी हो सकती है भाई? ट्रांसफर हो सकते हैं। कैसे ट्रांसफर हो सकते हैं? उनको बोलते हैं हम प्यूनिटिव ट्रांसफर बोल लो, प्यूनिटिव ट्रांसफर बोल लो, पनिशमेंट पोस्टिंग बोल लो, पनिशमेंट पोस्टिंग बोल लो, सस्पेंशन भी हो जाते हैं, सस्पेंशन भी हो जाता है, डेथ थ्रेट्स भी मिल जाते हैं। डेथ थ्रेट्स की, आपने टीएन सेशन सर का नाम सुना है? टीएन सेशन, इन्होंने ईसीआई को रिफॉर्म किया था, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में रिफॉर्म्स किए थे इन्होंने। ये 1992 1996 के दौरान चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहे भारत के अंदर। तब भाई साहब इन्होंने स्ट्रिक्ट इलेक्टोरल लॉज को इम्प्लीमेंट किया, स्ट्रिक्ट वे में। ये किसी पॉलिटिकल पार्टी के नहीं सुनते थे। रिजल्ट में क्या मिला? क्या मिला आगे देखें, क्या मिला, देख लेना। अशोक खेमका सर का नाम था भैया। ट्रांसफर्स, ट्रांसफर पे ट्रांसफर्स उनको मिले हैं। लैंड स्कैम्स एक्सपोज कर रहे थे वो, आईएएस थे, उनको बहुत ट्रांसफर मिला अपने जीवन का। ठीक है। तो काम वही करता है जिसको फियर नहीं होता, जिसकी जरूरत कम होती है ना, वो ही काम करता है अच्छे से। देखो केस स्टडीज में लाया हूँ, ठीक है भाई। देखो अशोक खेमका सर, पनिशमेंट पोस्टिंग मिली है उनको 50 से भी ज्यादा अपने 33 साल के करियर। क्यों भाई? क्योंकि करप्शन के खिलाफ वो काम कर रहे थे। उन्होंने एक लैंड डील करप्शन को एक्सपोज किया था। रॉबर्ट वाड्रा और डीएलएफ उसमें शामिल थे, ठीक है। डीएलएफ उसमें शामिल थे, तो उनका केस ये दिखाता है कि ऑफिसर्स जो अपहोल्ड करते हैं ना न्यूट्रलिटी को, ये न्यूट्रलिटी तो है ना भैया, आप पॉलिटिकल बायस नहीं रख रहे हो, पॉलिटिकल बायस आप नहीं रख रहे हो। जब आप पॉलिटिकल बायस नहीं रख रहे हो, ये दिल्ली के अंदर था, दिल्ली लैंड एंड फाइनेंस बोलते हैं डीएलएफ को, क्या बोलते हैं? दिल्ली लैंड एंड फाइनेंस, ये बोला जाता है, ठीक है। उन्होंने लैंड डील करप्शन को एक्सपोज किया। अशोक खेमका सर आईएएस हुए, 50 साल, 50 से ज्यादा पोस्टिंग्स, ट्रांसफर्स, 33 साल के करियर में भैया। न्यूट्रलिटी जो अपहोल्ड करता है उसको पॉलिटिकल प्रेशर्स के अगेंस्ट देखो कितने चैलेंजेस का फेस करना पड़ता है। ये हुए अशोक खेमका सर। टीएन शेषन सर की बात हमने करी अभी, इनकी वजह से 1993 में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लानी पड़ गई थी, जहां से एक इलेक्शन कमिश्नर, दो इलेक्शन कमिश्नर और होंगे, वो चीज आई थी 1993 में, कि भैया इनकी पावर को कंट्रोल किया जाए। लेकिन भाई साहब पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ है, ये पॉजिटिव इम्पैक्ट दिखाते हैं। देखो इलेक्शन को उन्होंने उस टाइम कह लो कि मजा बांध दिया था इलेक्शन कमीशन का, रिफॉर्म्स के चक्कर में पॉलिटिकल इम्पैक्ट हुआ इनका। तो ये दिखाता है कि पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या होता है। एक दुर्गा शक्ति नागपाल हुई आईएएस करके, इन्होंने देखो इलीगल सैंड माइनिंग होती थी यूपी में, इन्होंने उसको एक्सपोज करना चाहा, सस्पेंड हो गई, बट किया। तो प्रेशर होता है कि सस्पेंड कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे, डेथ दे देंगे, तुम्हारी फैमिली वालों को उठा लेंगे, तुम्हारा पता है हमें,
देखो यागायम सर हैं, आईएएस हुए, पीपल्स आईएएस ऑफिसर इनको बोलते हैं। इन्होंने तमिलनाडु के अंदर, क्या तमिलनाडु के अंदर मदुरई डिस्ट्रिक्ट में ग्रेनाइट की वो होती थी माइनिंग, क्वेरिंग बोलते हैं इसको, क्वेरिंग बोलते हैं इसको। इन्होंने वो एक्सपोज किया था स्कैम, ये लगभग 1,000 करोड़ का स्कैम था। इसको एक्सपोज किया था तो इनको डायरेक्ट थ्रेट मिले, पॉलिटिशियन से मिले, माफिया से मिले, पावरफुल इंडिविजुअल से मिले, तो मल्टीपल ट्रांसफर, एलिंग हैरेसमेंट हुआ। लेकिन वो माने नहीं, हार नहीं मानी उन्होंने, इलीगल एक्टिविटीज को एक्सपोज करके। देखो सीख मिलती है यहाँ से, बेनिफिट अगर जानना हो तो। हाउ टू अपहोल्ड न्यूट्रलिटी, पावरफुल नेक्सस के खिलाफ लड़ सकते हो। कौन? यू यादव, पीपल्स आईएएस ऑफिसर बोला जाता है। एक ये है डी रूपा मुडगिल, आईपीएस रही है केरल कैडर में, वो कर्नाटक कैडर में। न्यूमरस ट्रांसफर इनके हुए 42। क्या हुए भैया? 42। 42 देखो, अगर क्लियर नहीं दिख रहा होगा शायद। एक सेकेंड। तो जूम कर देते हैं इसको। देखो, हो गया? हाँ भाई, हो गया। कौन है? डी रूपा मुदगल, आईपीएस। कौन है भाई? आईपीएस है। ठीक है ना? अनकॉम्प्रोमाइजिंग स्टैंस रहा इनका करप्शन के खिलाफ, मेल प्रैक्टिस जो कि पुलिस फोर्स या एडमिनिस्ट्रेशन में होती थी उनके खिलाफ। 2017 में डीआईजी बनी थी प्रिजन्स, डीआईजी प्रिजन्स कर्नाटक के अंदर। वहां पे एक शशिकला करके पॉलिटिकल लीडर थी, तो उनको वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा था बेंगलोर की सेंट्रल प्रिजन में, तो उन्होंने हाईलाइट किया तो भैया ट्रांसफर तो मिलने ही थे। ये लेटेस्ट था इनका, डी रूपा मुडगिल मैम का। ठीक है ना? तो भैया मेंटेनिंग न्यूट्रलिटी और इंटीग्रिटी से प्यूनिटिव ट्रांसफर होते हैं, प्यूनिटिव ट्रांसफर होते हैं। ये चीज आपको क्या रखनी है, याद रखनी है। बट लेकिन अगर आप होल्ड करोगे तो देश को बेनिफिट होगा, जाने जाओगे हमेशा के लिए। छप गया भाई इनका नाम इतिहास में, भारत के टीएन शेषन, दुर्गा शक्ति नागपाल, यू आ गया, अशोक खेमका। ऐसे थोड़े ही फेमस होते हैं लोग। काम करना पड़ता है, सेक्रीफाइस करना पड़ता है, क्या समझे? ठीक है, ये किसकी बात होगी भैया? सिविल सर्विस न्यूट्रलिटी और लेटरल एंट्री। अब आपके इस टॉपिक में ज्यादा वो कह लो सब टॉपिक्स नहीं बचे हैं रोल ऑफ सिविल सर्विसेज में, बट हाँ बचे हैं। एक तो हम कल मिड करियर परफॉर्मेंस अप्रेजल, अच्छा जो अभी टॉपिक चल रहे हैं ना, वो आपके मेंस पर्सपेक्टिव से हैं, प्री में तो नहीं पूछे जाते। कभी आज कुछ कंफ्यूज करना हो, क्वेश्चन एक्सटेंड करना हो तो पूछ लेगा, इसकी बात करेंगे। एम्पेनलमेंट की भी बात करेंगे। ठीक है, ये बात हम आगे बात करेंगे। आज हमने लेटरल एंट्री को कर लिया। हमने किसको कर लिया हो? न्यूट्रलिटी को कर लिया। सिविल सर्वेंट्स की न्यूट्रलिटी हमने कर ली। ठीक है भैया, तो आज के लिए इतना ही। अब मैं आपसे लूंगा अलविदा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। कुछ समझ में ना आए कमेंट में बताइए, अगले क्लास में वो चीज़ समझाई जाएगी, वो बात समझाई जाएगी और क्लैरिटी के साथ। और तब तक के लिए जय हिंद।